जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। रामविलास पासवान अमर रहे। तो मौसम वैज्ञानिक थे भैया। सरकार किसी की भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री कोई भी मंत्री हो, कहां कैसे पहुंचे वो वहां तक? किसी ने समझने की कोशिश की, किसी ने जानने की कोशिश की कि भैया शहर बन्नी जैसे गांव में पैदा लिया, जन्म लिया एक लड़का जो दो दो नदी पार कर कर, पापा कपड़े उतार कर नदी पार करते थे, फिर कपड़े पहनते थे, फिर एक और नदी पार करते थे, तब जाकर स्कूल पहुंचते थे। ये संघर्ष के बारे में कितने लोग बात करते हैं उनके? सब बोलते हैं मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक। सरकार किसी की भी मंत्री है और सोचते हैं कि मैं इतना कमजोर हूं, ये मेरा परिवार तोड़ देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, मेरी पार्टी से मुझे निकाल देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, मेरे घर से मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। अरे नहीं होने वाला भैया, शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान। लाख कोशिश करने मुझे तोड़ने की, तोड़ के दिखा, मेरे चेहरे पे एक शिकन नहीं दिखी। जितना प्रताड़ित करना कर लीजिए भैया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जितना प्रताड़ित किया उतना तो नहीं कर पाएंगे। अपनों ने मेरा साथ छोड़ा है, करीबियों ने मुझे धोखा दिया है, घर परिवार सब छिन गया है। हमको एक चेहरा चाहिए दिखाने के लिए। देखो दलित को मंत्री बनाए हैं, खुश हो ना तुम लोग? हाँ, हर चुनाव में उनका चेहरा आगे किया जाएगा। देखो दलित को मंत्री बनाया है, साफ किए भैया। हाँ, और शर्म आती है ऐसे मंत्रियों पर भी मुझे, जो सिर्फ सत्ता के लालच, सिर्फ मंत्री बनने के लालच में जाकर सत्ता पर बैठ जाते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि भैया उनके समाज के साथ क्या हो रहा है। आज अगर आप मंत्री बने हैं तो जिस समाज की वजह से बने हैं, अगर उसी के दुख सुख में अगर आप खड़े नहीं हैं तो किस बात के मंत्री भैया? आप लोगों का धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पर आने का मौका दिया। आज आप सबकी जानकारी में है कि हम लोग का भी एक कार्यक्रम लगा हुआ था और पटना के बापू सभागार में हम लोगों ने डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती समारोह धूमधाम से बड़े पैमाने पर हम लोगों ने मनाया। हम सबके नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी, मेरे पिता, जब तक वो जीवित है, उनका सपना था, उनका लक्ष्य था कि अम्बेडकर जयंती धूमधाम से मनानी जरूरी है। ये वो दिन है जिस दिन के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों को, उनके सिद्धांतों को जनता तक पहुंचाया जा सकता है। कई लोग होते हैं जो ऐसे दिनों का बस फूलमाला चढ़ा दी, उनको लगता है कि उन्होंने अपना कर्तव्य निभा दिया, पर डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर किसी व्यक्ति का नाम नहीं, किसी व्यक्तित्व का भी नाम नहीं, वो अपने में एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है, और उस आइडियोलॉजी को आप बढ़ा तभी सकते हैं जब आप उसका प्रचार करें। जब तक लोगों के बीच वो आइडियोलॉजी नहीं जाएगी। आज कई ऐसे लोग हैं भैया जो भ्रमित करने के लिए तैयार हैं, आपको महापुरुषों के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताते हैं आपको भटकाने के लिए। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम सब की बनती है कि भैया हमारे नेता, जिन्होंने देश में, समाज में समानता के लिए, एक बराबर अवसर के लिए जो कठिनाइयां पहले तो खुद सही संघर्ष कर वो उन कठिनाइयों से बाहर निकले और देश को, दुनिया को एक रास्ता दिखाया, मार्ग दिखाया। और हमारे लिए इससे बड़े गर्व की बात और क्या हो सकती है भैया कि आज देश पूरा उन्हीं के बनाए हुए संविधान पर चलता है। भारत की संसद हो, देश की कोई भी विधानसभा हो, तमाम नियम, कायदे, कानून उन्हीं के बनाए हुए संविधान के आधार पर ही चलते हैं। ऐसे में कम से कम हम इतना तो कर सकते हैं कि जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें समाज में खड़े होने का मौका दिया, बराबरी के अवसर दिया। भाई हममें से कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद संभवतः उस तरीके से छुआछूत का अनुभव नहीं किया होगा, अनटचेबिलिटी को पर्सनली उस तरीके से एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। पर पूछे हमारे घर में, हमारे पिछली पीढ़ियों से, दादा दादी, चाचा चाची, नाना, पूछे इन लोगों से किस दौर से गुजरे हैं ये लोग। आज हम लोग कल्पना कर सकते हैं भैया, हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इस समाज को किस तरीके से झाड़ू बांधा जाता था पीछे, कि आपके कदमों के निशान मिटते रहे, कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे,
गले में घंटी की भाई सुन ले तो लोग दरवाजे खिड़की बंद करते। ऐसे में अगर हम लोग को समाज में खड़े होने का किसी ने अधिकार दिया, बराबरी हम लोग को लाने में किसी ने अगर प्रयास किया, मदद की, मैं नहीं मानता कि अभी भी हम लोग बराबरी पर आ जाए। लड़ाई अभी भी बहुत बाकी है, बहुत बाकी है। और उसी के लिए ही जरूरी है भैया कि हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी, उनके विचारों, उनके सिद्धांतों, उनको खुद को पढ़े। जिस धैर्यता के साथ अपनी इच्छा शक्ति पर विपरीत परिस्थितियों से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, और यही कारण है भैया, जो उनको समझ जाएगा, जो उनको पढ़ पाएगा, वो दुनिया में कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। हम लोग कभी कभी छोटी छोटी परिस्थितियों पर विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम लोग तो इसमें परेशान हो जाते हैं, मार्क्स अच्छे नहीं है, क्या होगा आगे, होता है ना। तब सोचिए वो लोग किस परिस्थिति से निकले। मेरे पिता, उनके बारे में कहा जाता है, और जो लोग उनकी जिंदगी को सुख, शांति, आराम वाली जिंदगी के तौर पर परिभाषित करना चाहते हैं, वो लोग उनके बारे में कहते हैं तो मौसम वैज्ञानिक थे भैया। सरकार किसी की भी मंत्री हो, प्रधानमंत्री कोई भी मंत्री हो, कहां कैसे पहुंचे वो वहां तक? किसी ने समझने की कोशिश की, किसी ने जानने की कोशिश की कि भैया शहर बन्नी जैसे गांव में पैदा लिया, जन्म लिया एक लड़का, जो दो दो नदी पार कर कर, पापा कपड़े उतार कर नदी पार करते थे, फिर कपड़े पहनते थे, फिर एक और नदी पार करते थे, तब जाकर स्कूल पहुंचते थे। ये संघर्ष के बारे में कितने लोग बात करते हैं उनके? सब बोलते हैं मौसम वैज्ञानिक, मौसम वैज्ञानिक। सरकार किसी की भी मंत्री है। 89 में पहली बार वो मंत्री बने थे, वीपी सिंह जी की सरकार। 69 में पहली बार वो विधायक बने थे। कितने लोग जानते हैं 69 से लेकर 89 तक उन्होंने क्या संघर्ष किया? कितनी बार वो आगे बढ़े, कितनी बार उनको पीछे खींचा गया, उनको रोका गया, उनके रास्ते में अड़चनें पैदा की गई, उनके राजनीतिक जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया। क्यों? क्योंकि भाई एक गलत युवक जो बोलता है, ऐतराज तो इसी बात से होता है ना कि आप बोलते हैं। आज भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता है भैया कि दलित रिप्रेजेंटेशन के लिए तो ठीक है, कोटा भरने के लिए तो ये लोग ठीक है, पर अगर ये लोग बोले तो ये गलत है। भाई चिराग पासवान को क्यों टारगेट किया जा रहा है? बड़ी बड़ी शक्तियां लगी हैं चिराग पासवान को खत्म करने के लिए। क्यों? क्योंकि चिराग पासवान बोलता है भाई, वही अगर मैं गूंगा होता, रबर स्टैंप होता कि जो सरकार जहां बोले वहीं पर जाके ठप्पा लगा दो, जो जैसे बोले वहीं जाके वो कर दो, उनकी बातें तुम बोलो, अपराध सही तो अपराध सही तुम बोलो, भ्रष्टाचार सही तो भ्रष्टाचार सही तुम बोलो, धांधली सही तो धांधली सही, तो चिराग पासवान सही। तो चिराग पासवान आज केंद्र में मंत्री होता, चिराग पासवान के साथी विधायक होते, पर क्योंकि चिराग पासवान बोलता है, चिराग पासवान अपने हक के लिए लड़ता है, चिराग पासवान अपने विजन के लिए लड़ता है, तो भाई ये तो बोलने वाला दलित आएगा, ये तो नहीं चलेगा। हमको तो गूंगा चाहिए, हमको रबर स्टैंप चाहिए भैया, सब सरकारों को रबर स्टैंप चाहिए। हमको एक चेहरा चाहिए दिखाने के लिए, देखो दलित को मंत्री बनाए हैं, खुश हो रहा तुम लोग। हाँ, हर चुनाव में उनका चेहरा आगे किया जाएगा, देखो दलित को मंत्री बनाया है, साफ किए भैया। हाँ, और शर्म आती है ऐसे मंत्रियों पर भी मुझे, जो सिर्फ सत्ता के लालच, सिर्फ मंत्री बनने के लालच में जाकर सत्ता पर बैठ जाते हैं, बिना इस बात की चिंता किए कि भैया उनके समाज के साथ क्या हो रहा है। आज अगर आप मंत्री बने हैं तो जिस समाज की वजह से बने हैं, अगर उसी के दुख सुख में अगर आप खड़े नहीं हैं तो किस बात के मंत्री भैया? जब हमारे बच्चों को हॉस्टल से धक्का मार के बाहर निकाला जा रहा है, जब उनके भविष्य को खत्म किया जा रहा है, जब उनकी पढ़ाई को बाधित किया जा रहा है, उस वक्त आप लोग मंत्री बने हुए, उस वक्त किसी को याद नहीं आएगा कि भैया बच्चों के बीच जाए, पूछे उनसे क्या समस्या है, क्यों कठिनाई है। आज सब लोग डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर होड़ लग गई है भैया कि ये मेरे, ये मेरे, ये मेरे। 89 से पहले किसी को उनका नाम लेने में भी शर्म आती थी। किसी ने एक तस्वीर तक भारत की संसद में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की नहीं लगा कि कल्पना कर सकते हैं हम लोग। आज हम लोग भाई लोग गिनाते नहीं सकते संविधान रचिता, संविधान रचिता, तो 89 से पहले वो संविधान रचिता नहीं देखा। क्यों सिर्फ हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी को इस बात का एहसास हुआ कि भैया इनका तहसील पार्लियामेंट में लगना चाहिए, क्यों नहीं लगना चाहिए?
उनके जन्म दिवस पर आज 14 अप्रैल को छुट्टी की घोषणा होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए भैया? सिर्फ बड़े बड़े जो लोग हैं उन्हीं के जन्म दिवस पर छुट्टी की घोषणा होगी क्या? क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दलित थे, छुट्टी की घोषणा नहीं होनी चाहिए, उनकी तस्वीर भी नहीं लगनी चाहिए। भारत रत्न देने का किसी को ख्याल नहीं आया। 47 में देश आजाद हुआ, 47 से 89 तक किसी को याद नहीं आया। जब हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी पहली बार श्रम एवं कल्याण मंत्री बने 89 में, तब उन्होंने सारे कार्य करा के दिए। क्यों? क्योंकि उनके विचारों से वो जुड़ते थे, उनको सही में नेता मानते थे, सिर्फ दिखाने के लिए, तस्वीर खिंचाने के लिए। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि जो भी डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़े जानेगा, वो कम से कम संघर्ष करने से कभी नहीं डरेगा, अपनी बातों पर अड़ने से कभी नहीं डरेगा। भाई चिराग पासवान को आप सब पढ़े लिखे हैं, जानकार है भाई, अगर मुझे मंत्री बनने का शौक होता मुझे बताइए ना, कितना मुश्किल था मेरे लिए मंत्री बनना भाई। 2020 में बहुत आसान था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने बस नतमस्तक होना था मुझे। आज तक केंद्रीय मंत्री की हैसियत से आप लोग मेरा संबोधन कर रहे थे, कह रहे हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान मौजूद है, पर शर्म आती मुझे उस वक्त जब मैं बैठा होता। उस केंद्रीय मंत्री होने के नाते मैंने क्या कर लिया अगर आपके दुख में मैं आपके साथ खड़ा नहीं आया तो? और कितने ऐसे मंत्री हैं भैया जो हम लोग के समाज से जाते हैं, और कब उनको हम लोग की याद आती है? सिर्फ चुनाव में। आज चुनाव घोषित कर दीजिए भैया, आज सब बहाना देंगे, अरे नहीं हम लोग कार्यक्रम रखे हैं भैया, हम लोग बहुत बड़ा कार्यक्रम रखे हैं। अरे हमसे बड़ा कोई कार्यक्रम किया है भैया? बापू सभागार बिहार का सबसे बड़ा हॉल, उससे बड़ा कोई कार्यक्रम किया है? पर किसी को आप बुलाइए, अरे नहीं हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, हम नहीं आ सकते, हम नहीं आ सकते। पर वही आज चुनाव की घोषणा कर दीजिए बिहार में, सब नंगे पांव दौड़ाएगा आपके हॉस्टल में खड़ा होने के लिए, एक एक व्यक्ति से हाथ मिलाकर फोटो खिंचा कर जाएगा अगर चुनाव घोषित करेंगे। इसीलिए साथियों, बस सिर्फ अगर आप लोग पढ़े लिखे हैं, जानकार हैं, मैं कोई नहीं होता आप लोग को कुछ बताने, समझाने, सिखाने वाला। सारी परिस्थितियां आपके सामने हैं, कौन वोट बैंक की राजनीति कर रहा है और कौन सही मायनों में बिहारियों को विकसित बनाने की लड़ाई लड़ रहा है। उलझाने में लगे हुए हैं ये लोग मुझे, और सोचते हैं कि मैं इतना कमजोर हूं, ये मेरा परिवार तोड़ देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, मेरी पार्टी से मुझे निकाल देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा, मेरे घर से मुझे उठा के बाहर फेंक देंगे तो मैं चुप हो जाऊंगा। अरे नहीं होने वाला भैया, शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान। लाख कोशिश करने मुझे तोड़ने की, तोड़ के दिखा, मेरे चेहरे पे एक शिकन नहीं दिखी। जितना प्रताड़ित करना कर लीजिए भैया, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को जितना प्रताड़ित किया उतना तो नहीं कर पाएंगे, वो तो सीमा ही कुछ और थी। विभागों से तो मुझे बाहर फेंक देंगे, मेरा सामान भी फेंक देंगे, फेंक दिया, सड़क पर पड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, पर आपके दिल से निकाल के दिखाए ना भैया। मेरी ताकत आप लोग, मेरा गुरूर आप लोग, आप लोगों की वजह से आज चिराग पासवान है, नहीं तो बड़ी बड़ी शक्तियों ने दुनिया की पूरी ताकत लगा दी थी चिराग पासवान को समाप्त करने के लिए। और इसके लिए मैं उम्र भर भाई हूं, भाइयों में ऋण नहीं होता, बट मैं उम्र भर आप लोगों का भाई रहूंगा। आप लोगों का ये सहयोग है जो आज इस घड़ी में मुझे खड़े होने का सबक दिया। बस इतना जरूर बोलूंगा, उस दिन का मैं जरूर इंतजार करता हूं जब मैं बदले में आप लोग कुछ कर पाऊं। भाई ईमानदारी से दुखता है मुझे, चुभता है मुझे, जब मैं देखता हूं कि मेरे भाई किस तरीके से संघर्ष कर रहे हैं अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए। मतलब सिर्फ अच्छी शिक्षा हासिल करने के लिए हम लोग इतना संघर्ष करते हैं, और उसके बाद क्या, एक बेहतर जीवन जीने के लिए कभी दिल्ली भागेंगे, कभी बंबई जाएंगे, बैंगलोर जाएंगे, गुरुग्राम जाएंगे, नोएडा जाएंगे, भागते रहेंगे। और उम्र में फिर एक ऐसा पड़ाव आएगा जब इस बात का हम लोग को दुख होता है, आत्मग्लानि होती है कि भाई बुजुर्ग माता पिता जिंदगी की इस लड़ाई में, इस संघर्ष में, उनको तो हम भूल ही गए। जो समय हम लोग को उनके साथ रहकर बिताना चाहिए था, जो खुशियां उनके साथ रहकर देखनी चाहिए थी, वो हम लोगों ने दूसरे प्रदेशों में अजनबी चेहरों के साथ बिता दी। क्यों? क्योंकि पिछले 75 साल में मेरा बिहार विकसित ही नहीं हो पाया। दिल्ली मुंबई सब बन गए, पर बिहार वहीं का वहीं रह गया। कारण क्या रहा इसका? यही तो कारण है कि बांटते गए। सोचिए, भाई को भाई से भाई बांटते, दलित दलित, कौन सोचता है ये सब? कौन सोचता है भैया? अरे डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में सिर्फ एक नाम रखा, अनुसूचित जाति।
आपने पता नहीं क्या क्या कर दिया, उसका दलित बना दिया, महादलित बना दिया, इसको बांटो और बांटो। अभी भी वोट बैंक नहीं बना तो कल को और ज्यादा बांटेंगे। बस बांटो, सबको एक दूसरे से लड़ाओ और वोट बैंक अपना हासिल करो। ये इंडिया की सोच है। और जो ऐसा नहीं टूटता तो मेरी तरह उसको घर से बाहर निकालते हैं, उसको परिवार से बाहर निकालते हैं, पार्टी से बाहर निकालते हैं। आप में से कई ऐसे प्रताड़ित होंगे भैया, जिनके साथ शासन प्रशासन में कभी ना कभी या तो आपके साथ, आपके माता पिता के साथ, परिवार में, घर में किसी के साथ कोई ना कोई ऐसी घटना की होगी। पर यही समय है इन परिस्थितियों से सीखने का भाई। कब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे? कब तक हम लोग दूसरे पर आश्रित रहेंगे कि कोई और हमारे लिए कुछ करके दे? क्यों नहीं चाहिए मुझे कोई एहसान, कोई भी। हम खुद हासिल करेंगे भैया हमको जो चाहिए। खुद अपने आप को इतना सशक्त बनाएंगे, खुद अपने आप को इतना ताकतवर बनाएंगे कि किसी दूसरे के एहसान पे नहीं जीना हम लोग को कि तुम हमारा हॉस्टल खाली मत कराओ भैया, तुम हमको अच्छी शिक्षा दे दो भैया। नहीं रहना आश्रम। खुद को इतना ताकतवर बनाएंगे कि अच्छी शिक्षा खुद के लिए और बिना कोई भेदभाव किए गए सबके लिए बिहार के भविष्य को बेहतर बनाएंगे। और इसीलिए आज मैं उस हैसियत पे नहीं हूं कि मैं आप लोगों की कोई ज्यादा मदद कर सकूं। मैं तो खुद अपनी लड़ाइयों में उलझा हूं। इतना जरूर कर सकता हूं कि इस समय में आप लोगों के साथ जरूर खड़ा हूं और बदले में आपकी कोई मदद करने की जगह आपसे मदद भी मांगने आया। आज मुझे आप लोगों की जरूरत है विकसित बिहार के निर्माण में। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर अकेला निकला हूं। अपनों ने मेरा साथ छोड़ा है, करीबियों ने मुझे धोखा दिया है, घर परिवार सब छिन गया है, पर मुझे मलाल किसी बात का नहीं है। मैं जिस मिशन पर निकला हूं उस मिशन को पूरा करके रहूंगा। मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी जहां कहीं भी हैं वो वहां से मुझे अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, वो शक्ति मुझे दे रहे हैं, इसलिए कितने झुकने वाला नहीं। पर आप लोग का साथ चाहिए। आप लोग का अगर साथ मिलता है तो मेरी ताकत दुगनी हो जाती है, लड़ने की शक्ति बढ़ जाती है और ये विश्वास रखते मैं दिलाता हूं। बस आने वाले साल, 1.5 साल, 2 साल मजबूती से मेरा साथ दीजिए। अगले बिहार विधानसभा के चुनाव में एक बार हम लोग सत्ता में आ जाए, उसके बाद किसी और के सामने हम लोग को झुकने की जरूरत नहीं है। फिर अपना भविष्य हम लोग खुद तय करेंगे और एक खूबसूरत भविष्य तय करेंगे, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि हमारे बच्चों को फिर गाय भैंसों की तरह एक ही कमरे में 20-20, 25-25 लड़कों की तरह ना बैठे रहना पड़े। बिजली पानी के लिए हम लोग को परेशान ना होना पड़े। मूलभूत जरूरतों के लिए भैया, चापाकल, पानी, बाथरूम, हॉस्टल, इन सब के लिए हम लोग को परेशान ना होना पड़े। कम से कम अपने आने वाली पीढ़ी को एक बेहतर भविष्य देंगे, उसके लिए मैं तैयार हूँ। सर पे कफन बांध के निकला हूँ। जब तक बिहार को विकसित नहीं बना दूंगा चैन से तो नहीं बैठने वाला। बस इसमें मुझे आप सबके साथ की जरूरत है और उम्मीद है, मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरे बुरे वक्त में भी आप ही लोगों ने मुझे संभाला, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जो साथ आप लोगों ने मुझे अभी तक दिया है वैसे ही आगे भी देते रहेंगे। पुनः धन्यवाद करता हूँ आप सबका कि आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाने का अवसर दिया, मुझे यहाँ पे आने का अवसर दिया, मुझे आपने बुलाया है यहाँ पर, उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। और बस अंत में इतना बोलूंगा, मुझे अपना बड़ा भाई समझें। अपनी आखिरी सांस तक जीऊंगा, मरूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए वादा करके जाता हूँ। जय हिंद, जय बिहार, जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे, रामविलास पासवान अमर रहे। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय बिहार।